In this question, we have given a water cooler of a storage capacity 120 liter can cool water at a constant rate of P watt. In a closed circulation system as shown in schematically in figure, the water from the cooler is used to cool an external device that generates constantly 3 kilowatt of heat. Thermal load. The temperature of water fed into the device cannot exceed 30 degree centigrade and the entire stored 120 liter of water is initially cooled to 10 degree centigrade. The entire system is thermally insulated. Okay, the minimum value of P in watts for which the device can be operated for 3 hour. क्वेश्चन में क्या कह रहा है, सबसे लास्ट लाइन से शुरू करते हैं. क्वेश्चन में कह रहा है यहाँ पे देखो कि इनिशियली द इंटायर स्टोर्ड 120 लीटर ऑफ वाटर. जो कूलर है उसकी कैपेसिटी क्वेश्चन में गिवन हमारे पास 120 लीटर. ठीक, कूलर का काम क्या होता है, वाटर को कूल करना. अब इनिशियली क्वेश्चन में कह रहा है कि कूलर के अंदर पूरा फुली कूलर 120 लीटर वाटर फिल किया गया है. इनिशियली कूल्ड एट 10 डिग्री सेंटीग्रेड. तो यहाँ पे देखो जो कूलर के अंदर जो वाटर है उसका जो इनिशियल टेम्परेचर है इसको कूल करके 10 डिग्री सेंटीग्रेड पे लाके रखा जाता है. इट मीन्स इनिशियली जो कूलर के अंदर था, पूरा कूलर के अंदर हमने क्या किया, वाटर भर दिया. कितना, 120 लीटर. ये हमारा कूलर फुली अभी क्या है, फिल किया गया है. अब इसको हम कूल कर रहे हैं कहाँ तक, 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक कूल कर दिया. ओके, अब क्वेश्चन में कह रहा है, अगर और बात देखें तो एक हमारे पास यहाँ पे डिवाइस है. क्वेश्चन में कह रहा है कि जो डिवाइस है कॉन्स्टेंटली 3 किलोवाट पावर प्रोड्यूस्ड कर रहा है. कितना, 3 किलोवाट पावर प्रोड्यूस्ड कर रहा है. और क्वेश्चन में लास्ट लाइन में गिवन है कि ये जो डिवाइस है ऑपरेट होती है 3 घंटे के लिए, 3 आवर्स के लिए. ठीक, अच्छा. अब यहाँ पे देखो ये जो कोल्ड कूलर है इसका काम क्या होता है, वाटर को कूल करना. कूलर के अंदर फुली वाटर फिल किया गया था 120 लीटर. अब यहाँ पे देखो इसको कूल करके हमने क्या किया, वाटर के टेम्परेचर को 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक ले आए. अब इस कूल वाटर को हम किस में भेज रहे हैं, डिवाइस के अंदर. देखो ये कूल वाटर हमारा, देखो यहाँ पे कोल्ड वाटर जा रहा है, डिवाइस के अंदर जा रहा है. और इस कोल्ड वाटर का जो टेम्परेचर है देखो हमारा 10 डिग्री सेंटीग्रेड है. ठीक, इतने तक हमने कूल करके डिवाइस के अंदर भेजा. अब क्वेश्चन में क्लियरली एक लाइन कह रहा है कि जो डिवाइस के अंदर वाटर यूज हो रहा है उसका जो टेम्परेचर है नॉट मोर देन 30 डिग्री. यहाँ पे देखो द टेम्परेचर ऑफ वाटर फेड इनटू द डिवाइस कैन नॉट एक्सीड 30 डिग्री. तो यहाँ पे देखो जैसे डिवाइस के अंदर वाटर जाएगा, डिवाइस क्या कर रहा है, हीट प्रोड्यूस्ड कर रहा है 3 किलोवाट का. इट मीन्स जो वाटर होगा ये हीट एब्जॉर्ब करेगा. देखो यहाँ पे जो डिवाइस के अंदर कोल्ड वाटर गया, अब ये डिवाइस हीट प्रोड्यूस्ड कर रहा है 3 किलोवाट का. तो वाटर क्या करेगा, उस हीट को एब्जॉर्ब करेगा. तो वाटर का टेम्परेचर क्या होगा, राइज होगा, टेम्परेचर इंक्रीज होगा. और ऐसे भी देख सकते हैं कि जो डिवाइस से वाटर बाहर आएगा उसका जो टेम्परेचर होगा वो हमारा क्वेश्चन में गिवन है नॉट मोर देन 30 डिग्री. इट मीन्स जो डिवाइस से वाटर बाहर आ रहा है उसका टेम्परेचर कितना हो गया, 30 डिग्री सेंटीग्रेड. आपने कितना टेम्परेचर का वाटर भेजा था, 10 डिग्री सेंटीग्रेड का. जो बाहर वाटर आ रहा है कितना हो गया, 30 डिग्री सेंटीग्रेड. इट मीन्स वाटर का टेम्परेचर राइज हो गया. क्यों राइज हुआ, क्योंकि जो डिवाइस है वो हमारा देखो 3 किलोवाट का हीट प्रोड्यूस्ड कर रही है. अब यहाँ पे देखो जो ये हॉट वाटर है ना, ये हॉट वाटर देखो इस तरह से फिर से कहाँ पे जा रहा है, कूलिंग वाटर, कूलिंग टावर में जा रहा है कूल होने के लिए. जैसे ही हॉट वाटर यहाँ पे आएगा तो इस कूलर के अंदर क्या होगा, वाटर का टेम्परेचर बढ़ेगा क्योंकि हॉट वाटर आके गिर रहा होगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा. अब कूलर का काम क्या है कि टेम्परेचर को कम करना. अब टेम्परेचर कैसे कम करेगा, जब ये कूलर हमारा हीट को बाहर निकालेगा. तो मान लेते हैं कि कूलर देखो यहाँ से हमारा पी हीट बाहर निकालना शुरू कर दिया. पी वाट में क्वेश्चन में गिवन है, वाट मतलब जूल पर सेकेंड. इतनी हीट एक सेकेंड में वाटर ने क्या किया, इतना जूल हीट बाहर निकालना शुरू कर दिया. अब जैसे ही ये कूलर हीट बाहर निकालेगा, अब हॉट वाटर अंदर आया. हॉट वाटर क्या हुआ, इस कूलर के अंदर आया, टेम्परेचर इंक्रीज करना चाहेगा लेकिन कूलर क्या करेगा, उस जो हीट होगा उसको बाहर निकालेगा और कूलर वाटर को कूल करेगा और फिर से 10 डिग्री सेंटीग्रेड पे लाएगा. और ये सिस्टम लगातार 3 घंटे के लिए इस तरह से सर्कुलेट होता रहेगा. तो सर्कल समझिएगा, इनिशियली कूलर के अंदर 10 डिग्री सेंटीग्रेड का वाटर था, ये डिवाइस के अंदर जाता है. डिवाइस क्या करता है, जो वाटर का टेम्परेचर उसको राइज कर देता है. ठीक, फिर ये हॉट वाटर क्या होता है, कूलर के अंदर आता है. अब कूलर को क्या करना है, हॉट वाटर को कूल करना है. कूल कब होगा, जब ये कूलर हमारा सराउंडिंग में हीट भेजेगा. अब कूलर क्या करेगा, जो हॉट वाटर होगा उसकी हीट बाहर निकालता चला जाएगा, तभी तो वाटर कूल होगा. तो मान लेते हैं कूलर ने पी वाट हीट बाहर निकाला सो दैट कि वाटर को कूल कर पाए. अब यहाँ पे देखो टोटल हीट अगर हम कहें, डिवाइस ने टोटल हीट कितना प्रोड्यूस किया, देखो 3 किलोवाट. इसको अगर वाट में कन्वर्ट करोगे तो आ जाएगा हमारे पास 3 इंटू 10 टू दी पावर 3 वाट. किस में आ जाएगा हमारे पास, किलोवाट गिवन था तो इसको हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, 3 इंटू 10 टू दी पावर 3 वाट में. अब ये देखो इतनी हीट प्रोड्यूस कर रहा था और ये जो हमारा जो डिवाइस है क्वेश्चन में गिवन है कितने घंटे के लिए ऑपरेट हो रहा था, 3 आवर्स के लिए. इट मीन्स आप टाइम से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको पता चल जाएगा 3 घंटे में डिवाइस ने कितनी हीट प्रोड्यूस्ड की थी. तो जो अगर वाट में कन्वर्ट करोगे तो इसकी यूनिट कितनी हो जाएगी, जूल पर सेकेंड.
और जो हमें टाइम गिवन है हावर्स में गिवन है, इट मीन्स आप यहाँ पे क्या करोगे 3 इंटू क्या करोगे, इसको सेकंड में कन्वर्ट करोगे तो आ जाएगा हमारे पास 3600। क्लियर हो गया। तो इतनी टोटल हीट प्रोड्यूस किया डिवाइस ने। किसने प्रोड्यूस्ड किया? डिवाइस ने। ये टोटल हीट प्रोड्यूस्ड किया किसने किया? डिवाइस ने इतनी हीट प्रोड्यूस्ड की। अभी जो टोटल हीट थी कहाँ कहाँ जाएगा? जो डिवाइस ने हीट प्रोड्यूस्ड किया, पहली बात तो जो इसके अंदर वाटर आ रहा था कुछ हीट एब्जॉर्ब करेगा सो दैट उसका टेम्परेचर बढ़ेगा। तो यहाँ पे देखो ये टोटल हीट थी कहाँ कहाँ जाएगा? हीट एब्जॉर्ब बाय द वाटर। एक तो ये हो गया कि जो ये वाटर होगा हीट को एब्जॉर्ब करेगा तभी तो उसका टेम्परेचर बढ़ेगा, हीट एब्जॉर्ब बाय वाटर। और साइमल्टेनियसली देखो हमारे पास जो कूलर था वो हीट बाहर भी तो निकाल रहा था, तो कूलर भी बाहर हीट निकालेगा कितने टाइम में? टी टाइम में, क्योंकि जो ये डिवाइस ऑपरेट हो रही है 3 घंटे के लिए। तो यहाँ पे देखो लगातार 3 घंटे ये कूलर भी हीट बाहर तो निकालेगा तभी तो वाटर को कूल कर पाएगा। बस यही हमारा इसको छोटा सा कॉन्सेप्ट था इस क्वेश्चन का। जो टोटल हीट डिवाइस ने प्रोड्यूस्ड किया वो दो जगह जाएगी। पहली बात तो जो हमारा वाटर का टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, इट मीन्स वाटर जो होगा वो हीट एब्जॉर्ब करेगा। कैसे एब्जॉर्ब करेगा? मान लेते हैं इस तरह से हमारे पास कोई एक कंटेनर था, इसको अलग से समझ लेते हैं। इसमें कुछ हमारे पास वाटर फिल किया गया था, इसको हमने बाहर से कुछ हीट दिया, तो क्या होगा जैसे ही हीट आएगा इस वाटर के अंदर तो वाटर पार्टिकल्स उस हीट को एब्जॉर्ब कर लेंगे और यहाँ पे देखो उनका टेम्परेचर क्या होगा? इंक्रीज करने लगेगा। तो वही हाल यहाँ पे हुआ होगा। जैसे ही कोल्ड वाटर डिवाइस के अंदर गया, अब डिवाइस कंटिन्यूसली हीट प्रोड्यूस्ड कर रही थी, तो उसकी हीट के कांटेक्ट में आते ही वाटर हमारा क्या होगा? हीट एब्जॉर्ब करके उसका टेम्परेचर वाटर का बढ़ जाएगा, तभी तो 10 से 30 डिग्री का वाटर यहाँ से बाहर निकल रहा है। तो कुछ हीट किस में चला गया? हीट एब्जॉर्ब किया होगा वाटर, जैसे ही हीट एब्जॉर्ब करेगा तो वाटर का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। प्लस कूलर कंटिन्यूसली 3 घंटे के लिए हीट बाहर निकालेगा तभी तो कूल कर पाएगा। तो ये आ गया हमारा कंप्लीट आंसर। तो यहाँ से देखो अगर हम कहें हमें क्या फाइंड आउट करना था? पी की मिनिमम वैल्यू, कि ये कूलर हमारा कितने मिनिमम हीट निकाल सकता था, यही तो हमें फाइंड आउट करना था कि द मिनिमम वैल्यू ऑफ पी इन वॉट। ठीक, अब यहाँ पे देखो Q माइनस हीट एब्जॉर्ब बाई वाटर कितना हो जाएगा? अगर यहाँ पे देखो हीट एब्जॉर्ब बाई वाटर कितना होता है हमारे पास? MS डेल्टा टी। क्यों? क्योंकि वाटर का टेम्परेचर देखो इंक्रीज हो रहा है। जो वाटर जा रहा था उसका टेम्परेचर कितना था? 10 डिग्री सेंटीग्रेड। बाहर जो वाटर आ रहा है हॉट वाटर, उसका टेम्परेचर कितना हो गया? 30 डिग्री सेंटीग्रेड। इट मीन्स हीट एब्जॉर्ब बाई वाटर कितना हो जाएगा? MS डेल्टा टी इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा हमारे पास? P इंटू टी। हमें यहाँ से क्या फाइंड आउट करना था? P की वैल्यू। तो P इक्वल्स टू आ जाएगा हमारे पास Q माइनस MS डेल्टा टी, सॉरी यहाँ पे हमने कैपिटल T मान रखा है, डेल्टा टी हो जाएगा डिवाइडेड बाई होल टाइम टी। ठीक, अब सारी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दोगे हमें अपना आंसर मिल जाएगा। तो क्यू की वैल्यू ऊपर देखो हमारा 3 किलोवाट, तो इसको वाट में कन्वर्ट करोगे 10 टू द पावर 3। कितने टाइम के लिए? 3 घंटे के लिए ये ही डिवाइस ऑपरेट हो रही थी। तो आप टाइम से भी तो मल्टीप्लाई करोगे, तो यहाँ से देखो जैसे ही आप टाइम से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 3 आवर। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारे पास? 3600, क्योंकि वैल्यू ऊपर हम कैलकुलेट कर चुके हैं। माइनस m, मास क्या होता है? वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। वॉल्यूम हमें गिवन है कूलर के टैंक का देखो 120 इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर कितना है? 1000 kg पर मीटर क्यूब इंटू 4.2 हमें स्पेसिफिक हीट गिवन है। और टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर देखो कितना हो जाएगा हमारे पास? 30 डिग्री माइनस 20 डिग्री। तो यहाँ पे डेल्टा टी कितना हो जाएगा हमारे पास? 30 माइनस 20 और होल डिवाइडेड बाई टाइम। होल डिवाइडेड बाई टाइम कितना हो जाएगा हमारे पास? देखो 3 इंटू 3600। यही तो टाइम हावर में गिवन था, इसको हमने किस में कन्वर्ट कर लिया? सेकंड में। तभी जो ये हीट आएगी उसका यूनिट कितना हो जाएगा हमारे पास? जूल पर सेकंड, इट मीन्स वाट में आ जाएगा। तो जैसे ही इसको सॉल्व करोगे ना तो पावर की जो वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 2067 वाट आ जाएगा। इतना वाट पावर हमारा जो कूलर होगा बाहर निकालेगा 3 घंटे में, इतनी हीट बाहर निकालेगा। तो रेट ऑफ कूलिंग कितना हो जाएगा हमारे पास? देखो 2067 वाट। यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इट मीन्स ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। ठीक, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था। जो जितनी हीट 3 घंटे में डिवाइस प्रोड्यूस्ड करेगा, देखो यहाँ से मैं एक बार फिर से समझा देता हूँ। 3 घंटे में कितनी हीट डिवाइस प्रोड्यूस्ड करेगा? इतना, क्योंकि देखो किलोवाट में था, जूल पर सेकंड, टोटल टाइम टी से मल्टीप्लाई कर दोगे, टोटल हीट प्रोड्यूस्ड इन 3 आवर्स मिल जाएगा। और ये हीट कौन प्रोड्यूस कर रहा था? डिवाइस। अभी जो हीट प्रोड्यूस हो रही थी कहाँ पे जा रही थी? पहली बात तो वाटर का टेम्परेचर इंक्रीज करने में। इसके अंदर जो वाटर जा रहा था उसका टेम्परेचर इंक्रीज हुआ तो वाटर के पार्टिकल कुछ न कुछ हीट तो एब्जॉर्ब किए ही होंगे, तो हीट एब्जॉर्ब बाय द वाटर। प्लस एट सेम टाइम ये कूलर भी जो हीट था बाहर निकाल रहा था, क्योंकि इसको कूल करना था वाटर को। ठीक, तो टी टाइम में 3 घंटे में कूलर ने कितना हीट बाहर निकाला होगा? P इंटू टी। ठीक, यहाँ से देखो हमने P की वैल्यू डिवाइड करके सारी वैल्यू पुट करके अपना आंसर यहाँ पे हमने फाइंड आउट कर लिया। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। थैंक यू। 2 kg of ice at minus 20 degrees Celsius is mixed with 5 kg of water at 20 degrees Celsius in an insulating vessel having a negligible heat capacity. Calculate the final mass of water remaining in the container
it is given that specific heats of water and ice are 1 kilocalorie per kg per degree Celsius and 0.5 kilocalorie per kg per degree Celsius, while latent heat of fusion is 80 kilocalorie per kg. So here it is given that, let's say this is ice. So ice is in solid state at minus 20 degrees Celsius. Mass is given as 2 kg. So it is being mixed with, let's say, 5 kg of water in liquid phase at 20 degrees Celsius. In an insulating, let's say, vessel having negligible heat capacity, we need to find final mass of water remaining in the container. So here we can see that, first of all, this ice at minus 20 converts into ice 0 degrees Celsius, and in similar manner this water at 20 degrees Celsius converts into water at 0 degrees Celsius. So converting this ice at minus 20 to ice at 0, we know heat required will be m into s into delta theta. Mass is 2 kg, converting into gram. Specific heat of ice is 1 by 2 and change in temperature is, let's say, 20. So this comes as 10. So 20,000. We can say in similar manner, let's say heat lost by water, we can say comes as ms into delta theta. So ms into delta theta, here mass is given as 5 kg, converting into gram. Now specific heat is 1 and change in temperature is 20. So this comes as 10, and here we can say as, let's say, 1, let's say, lakh calorie, and here it is 20,000 calorie. Now here we can see that ice converts into water. Heat required in this process is equal to m into Lf. So mass is 2 kg, converting into gram. So 2000. Latent heat of fusion is 80, comes as 16 0 and 3 zeros, means 1,60,000 calorie. That is, we can say here this heat is 20 kilocalorie. This is our 160 kilocalorie, and this heat is our 100 kilocalorie. So here we can see, when, let's say, water, let's say, comes to 0 degrees Celsius, it releases only 100 kilocalorie heat, whereas heat here required to completely convert ice to water is 180 kilocalorie. So here we can say releasing 100 kilocalorie, some, let's say, ice will convert into water. Here we can see that, let's say, 2 kg ice gaining, let's say, 100 kilocalorie, 20 kilocalorie full ice 2 kg will convert into ice at 0 and remaining 80 kilocalorie. So with remaining 80 kilocalorie, we can see here 5 kg water is at 0 and here 2 kg ice is at also 0. So equilibrium temperature will be 0. But we need to find the equilibrium mass of water. So remaining 80 kilocalorie with remaining kilocalorie, mass of ice converted into water will be m into here Lf. So 80 is equal to, mass will be, let's say, required here, and we can say here latent heat of fusion is 80 kilocalorie per kg. So mass comes to be 1 kg. So we can say out of 2 kg of ice, only 1 kg of ice has been converted into water. Hence in the final mixture, so in the final mixture we can say that mass of water is 5 kg plus 1 kg that has been converted, that is 6 kg, and mass of ice is, let's say, remaining 1 kg ice. So our answer will be 6 kg, let's say, what in the mixture. So option number 2 is correct answer. Hello students, let's understand again question. A block of ice at minus 10 degrees centigrade is slowly heated and converted to steam at 100 degrees centigrade. Which of the following curves represents the phenomenon qualitatively?
So question is saying that minus 10 degrees centigrade to it is converting to a steam of at 100 degrees centigrade. So which of the following graph will be correct, that we have to tell. Now we can start that initial temperature of the ice phase is minus of 10 degrees centigrade and final temperature is equal to 100 degrees centigrade. So we know that at minus 10 degrees centigrade we have given as a ice phase. So this is ice at a minus 10 degrees centigrade. Now if we give the heat to it, so what will happen? This will absorb the heat, and by absorbing the heat this will reach up to 0 degrees centigrade. So this ice phase will reach at a 0 degree centigrade. Now at 0 degrees centigrade this will be at a critical condition, means this at a 0 degree centigrade this required latent heat to convert ice into liquid. So at a 0 degree centigrade this will convert into water. So we can write here converted into water at 0 degree centigrade, and required heat is latent heat. Okay, now at this reached to 0 degree centigrade. Now again we are increasing the temperature. So what will happen? This will absorb some amount of energy, and then this will reach up to 100 degree centigrade water at 100 degrees centigrade. So water at 100 degrees centigrade, again it will be in the critical condition. So it required latent heat to convert water into steam. So here latent heat required to convert water into steam at 100 degrees centigrade. Okay, so we can say that if we'll draw a graph over here, so graph will be in the temperature and heat supplied. So we know that heat supplied is always equal to heat, or we can say heat absorbed is always equal to NCP delta T. This is heat absorbed, and latent heat depends on the substances. Okay, so latent heat of water is for ice is different for latent heat of water. Okay, so in the initial condition, if we are increasing the temperature, that means heat supply is also increasing. So at a minus, this is started from minus of 10 degrees centigrade. So we are saying that this is minus of 10 degrees centigrade, and this is reaching up to 0 degrees centigrade. This is 0 degrees centigrade. Okay, so what will happen? At 0 degrees centigrade this will be in the ice form. Now this required latent heat, so means heat amount is increasing, temperature is remaining constant. So now at this condition what will happen? This ice will convert into the liquid, and then this has been converted into liquid water, and then again temperature is increased. So this will increase like this, heat supply is also increasing, and then this will reach up at a temperature of 100 degrees centigrade in the water form. Now this required latent heat, so this will be like this, and then convert into the steam at 100 degrees centigrade. So we can say according to options, option A is correct answer for this question. So this is option A, this is B, this is C, and this is D. So option A is the right answer for this question. I hope you understood the solution. Thank you. Hello everyone. So the question is, steam at 100 degrees centigrade is passed into 1.1 kilogram of water contained in a calorimeter of water equivalent 0.02 kilogram at 15 degrees centigrade till the temperature of the calorimeter and its contents rises to 80 degrees centigrade. The mass of the steam condensed in kilogram is.
Okay, so this is the basic question of calorimetry, and this is based on the principle of calorimetry, or I can say energy conservation law. Now first I have to return given things. In this question, the mass of water is given. Suppose mass of water mw, that is given in the question, which is 1.1 kilogram, and water equivalent of calorimeter, that is the mass of calorimeter. So mass of calorimeter is also given, which is 0.02 kilogram, and the temperature is changing from 15 degrees centigrade to 80 degrees centigrade. So suppose T1 is 15 degrees centigrade and T2 is 80 degrees centigrade, and the temperature of steam is also given. Suppose temperature of steam is written as Ts, and that is given as 100 degree centigrade. Okay, now this water is filled in calorimeter, so the heat released by, or the heat required, is given as suppose the mass of water and density specific heat capacity of water Cw plus mass of calorimeter, specific capacity of calorimeter, and delta T is common. So heat required is equals to the heat for water, heat required by water, and heat required by calorimeter. So this is the total heat required, and putting all the values, I have the mass of water, which is given as 1.1, C specific heat capacity of water is 1, plus mass of calorimeter, which is 0.02, and specific heat of calorimeter is given as 1, and delta T is 80 minus 15. Now simplifying this, we have the value of heat required, which is equals to 0.02 plus 1.1 into 65, and after simplifying this, we will have the value of heat required, that is 72.8 kilocalorie. This is the heat required. Now in the question they are saying that the steam which is at 100 degree is passed into this water. So the heat given to the system, suppose the mass of steam is suppose m. Okay, so heat given to the system by the steam can be written as heat given to the system, which is equals to mc delta T, plus when this steam is passed into the water, that time this steam is converted into the water, so there is a phase change, and for phase change the energy is given as, or the heat is given as ml, where L is the latent heat. So now putting all the values, we will have, now heat given to the system is equals to the heat required, because from the energy conservation law we know that there is no heat loss and no heat gain, so that means the heat released is equal to the heat absorbed. So I can write heat given to the system, which is equal to the 72.8 calorie. So heat given to the system 72.8, which is equals to m. We have to find out the value of m into value of C is 1, and temperature difference is, the temperature of steam is 100 and the temperature of calorimeter at final temperature is 80. So temperature difference is 100 minus 80, plus we have to find out the value of m, and the value of L is given in the question, which is 536. Now simplifying this, we will have 556 m, that is equals to 72.8. so from here the value of m, which is the mass of steam, that is equals to 72.8 upon 556, and after simplifying this, finally the mass of steam is coming out to be 0.130 kilogram. This is the mass of steam which is condensed. Now check the options. The first option, which is 0.130, is correct option. 0.130
kilogram is the steam which is condensed. Thank you.